मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट अभी वर्क कर रहा हूँ। सीजीएल 2022 या सीएचएसएल 2021 से जिनका भी सिलेक्शन एज ए पोस्टल असिस्टेंट हुआ है उनका भी स्टेट प्रीफ्रेंस बाकी है। तो स्टेट प्रीफ्रेंस का फॉर्म कैसा होता है या उसको फिल कैसे करेंगे, फिल करने के बाद कहाँ सेंड करना पड़ता है, उसके लिए मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखो। और फिर बहुत लोगों का कमेंट था कि भैया स्टेट प्रेफरेंस के बारे में कुछ बताइए, तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल है स्टेट प्रेफरेंस के बारे में। तो आप ज़रूर अंत तक देखें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कुछ इससे ज़्यादा कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करो, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। चलो तो आगे वीडियो देखो, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलो, फोटोग्राफ लगानी है। क्या लगानी है? फोटोग्राफ लगानी है। कोशिश करिएगा आप वही फोटोग्राफ लगाइएगा जो आपने सीजीएल 22 के फॉर्म में लगाई। ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है, फिर भी मैंने बताया कोशिश करिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लगा दीजिएगा, नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारे 23 पोस्टल सर्किल्स हैं। उन पोस्टल सर्किल्स की लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। जब आपका प्रेफरेंस फॉर्म आएगा ना, उस प्रेफरेंस फॉर्म में सारे नोटिफिकेशन होगा, सारे वो होंगे, कैसे रूल्स होंगे, कैसे कैसे आपको भरना है, और एक लिस्ट भी होगी जिसमें जितने पीएसए सेलेक्ट हुए वो होंगे, उनका सीएचएसएल का रैंक होगा, इनका पीएसए का रैंक होगा, साथ सर्किल्स जितने वो भी होगा, ये फॉर्म होगा। इस फॉर्म में आपको टोटल 23 सर्किल भरने हैं। अब मैं थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ। तो जैसे मैं यूपी का हूँ, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, कोई बंदा अगर यूपी का है तो अगर उसके रैंक अच्छी है तो यूपी मिलने के चांसेस अच्छे हैं, या थोड़ी बहुत रैंक उधर उधर है तो उसको लग रहा है कि यूपी मिल सकता है, या उसका कोई मतलब ये श्योर है नॉर्थ मिल जाएगा या उसका नियर बाई कोई स्टेट मिल जाएगा। तो मैं बताऊँ, अगर आप यूपी भरना तो यूपी के जस्ट बाहर दिल्ली भरना। यही अगर आप पहले बिहार वाला बच्चा है तो बिहार के जस्ट बाद दिल्ली भरना। इसका कारण ये है, अगर यूपी आपको भरा, अगर यूपी नहीं मिला तो अगर आप अपने होम स्टेट से दूर जा रहे हैं तो आप प्रेफर करिएगा कि आप एक्स सिटी में जाएं, क्योंकि एक्स सिटी में जाएंगे तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बनेगी, एचआरए अच्छे खासा बनेगा। जेड सिटी में आपका एचआरए डाउन हो जाता है। तो यूपी से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, कहीं भी हो आराम से पहुंच जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में आपकी एक्स सिटी की सैलरी बनेगी। अब मान लो यूपी के बाद आपने मान लो एमपी डाल दिया या बिहार डाल दिया, वहीं आपको पोस्टिंग मिल गई और बिहार या एमपी के जेड सिटी में मिल गई, आप घर से दूर भी हैं और सैलरी भी आपको 5-6 हज़ार कम मिल रही है। तो कोशिश करिएगा, अगर आप घर से दूर जा रहे हैं तो एक्स सिटी में जाने की कोशिश करिएगा। तो यूपी के बाद दिल्ली, फिर आप अपने नॉर्मल भर दो, बिहार भर दो, राजस्थान भर दो, एमपी भर दो, फिर भी नॉर्दर्न जो भी स्टेट है वो भर दो। तो अपने अगर देखा जाए तो यूपी बिहार वाला जो है वो दिल्ली प्रेफर करे अपना सेकंड प्रेफरेंस में, जिससे आपको एक्स सिटी मिल जाएगा, एक्स सिटी की सैलरी मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप जब ये तो नॉर्थ के स्टेट भर ही लेंगे, उसके बाद जब आप साउथ के स्टेट भरने आएंगे तो सबसे पहले आपको महाराष्ट्र भरना है। महाराष्ट्र भरना इसलिए, देखो महाराष्ट्र में दो खास बात, एक तो 2 एक्स सिटी, एक तो मुंबई एक्स सिटी, एक तो पुणे एक्स सिटी। ठीक है, ये 2 एक्स सिटी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में मराठी चलती है और महाराष्ट्र की लैंग्वेज जो मराठी है वो हिंदी से मिलती जुलती। और दूसरा, आपको महाराष्ट्र में अगर आप किसी से हिंदी, अगर आपको काउंटर पर पोस्टिंग मिली, आप किसी से हिंदी बोलते हैं तो सामने वाला हिंदी में रिप्लाई करेगा। मतलब आपको ऐसा फील नहीं होगा आप किसी दूसरे देश में आ गए हैं, जैसे आपको तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में जाके फील होता है किसी आप दूसरे देश में आ गए। मतलब यहाँ पे आपको यूपी बिहार के बहुत सारे लोग भी मिलेंगे, कल्चर भी मिलेगा, पब्लिक भी आपकी यूपी बिहार की आएगी, एमपी की आएगी, मतलब नॉर्दर्न की पब्लिक भी आपके पास अवेलेबल मिलेगी। या मराठी जो भी लोग होंगे, अगर आप उनसे हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में ही रिप्लाई करेंगे, तो आपको मतलब कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम नहीं है। देखो, अगर आपको साउथ में जा ही रहे हैं तो क्यों ना महाराष्ट्र जाएँ, और महाराष्ट्र में अगर मिलने के बाद फिर आप कोशिश करिएगा मुंबई या पुणे मिल जाए, एक्स सिटी है। अगर महाराष्ट्र जा रहे हैं तो इतनी दूर हम छोटे से शहर में जाके जेड सिटी में जाके अपनी सैलरी क्यों कम करें। देखो, अगर आप घर से दूर जा रहे हैं ना तो आपका प्रेफरेंस दिमाग में होना चाहिए कि हमको एक्स सिटी पकड़ना है। दूर जा रहे हैं तो भाई सैलरी तो अच्छी उठाओ। जेड सिटी में, एक्स सिटी का फायदा क्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा रहता है। ट्रांसपोर्टेशन के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं। आपको रात को भूख लगी, जोमेटो, स्विगी, ये सब कर दिया। छोटे शहर में मान लो जोमेटो, स्विगी नहीं चल रहा है, या ब्लिंकिट वगैरह बहुत सारी होती है, मेट्रो चल रही है, चल रही। और कनेक्टिविटी आपके घर से, अगर आप मुंबई पोस्टेड है, यूपी लखनऊ आना है तो मुंबई से लखनऊ के लिए कितनी ट्रेन हैं, कितनी फ्लाइट्स हैं, मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। यही अगर आप किसी महाराष्ट्र के छोटे से किसी गाँव में चले गए तो वहाँ से पहले आपको
कोई मेन शहर आना पड़ेगा जहाँ से कनेक्टिविटी अच्छी हुई। मुंबई है मोस्टली, आसपास मुंबई आना पड़ता है, या तो ना पुणे से भी लखनऊ वगैरह की वीकली ट्रेन है, ट्रेन बैठानी चाहिए उनको। तो मेरा कहने का मकसद ये, अगर साउथ जा रहे हैं तो साउथ में महाराष्ट्र आप सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद तो रेस्ट आपके पास है ही, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। अब इनका एलोकेशन किस हिसाब से होता है, तो ये एलोकेशन तो आपको अपने हिसाब से बनना है, अपने रैंक के हिसाब से बनना है, और आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप अपने लिए बेस्ट जानते हैं, आपके साथ क्या बेस्ट हो सकता है और कौन सा स्टेट आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा घर स्टेट आपके लिए पास है, कौन सा सिटी आपके पास है, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो एलोकेशन करते समय सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का एलोकेशन होता है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बाद एक्स सर्विसमैन का होता है। इनका एलोकेशन होने के बाद, हाँ लिस्ट एक ही साथ आती है, लेकिन कैसे करता मैं बता रहा हूँ। जैसे डिपार्टमेंट कैसे करता है, पहले पीडब्ल्यूडी का कर देगा, एक्स सर्विसमैन का, फिर जितने कैंडिडेट अवेलेबल होंगे उनका करेगा। पहले किसका करेगा, पीडब्ल्यूडी का करेगा, फिर एक्स सर्विसमैन का करेगा, फिर जितने कैंडिडेट अवेलेबल होंगे फिर उनका अलॉटमेंट करेगा। लिस्ट एक ही साथ आएगी, कैसे करता है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, फिर सबको अपने रैंक वाइज के हिसाब से मिल जाएगा। फिर एक कंडीशन ये आती है कि जिन लोगों ने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा है उनके साथ क्या होगा, उनके साथ 2 केस बन जाते हैं। कितने केस बन जाते हैं, 2 केस। मोस्टली ये दूसरा केस प्रेफर करता है। फिर डिपार्टमेंट में एक छोटा सा पहला केस बता दूँ। एक क्या होता है, पीएनआर कैंडिडेट ऐसे बोले जाते हैं जिनकी प्रेफरेंस रिसीव नहीं होती, प्रेफरेंस नॉट रिसीव्ड, ऐसे कैंडिडेट पीएनआर कैंडिडेट बोले जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब अभी देखो ये प्रेफरेंस फॉर्म आ गया, उसमें कौन सा वो रूल फॉलो करता है, लेकिन 2 रूल फॉलो करता है। एक तो प्रेफरेंस नॉट रिसीव कैंडिडेट की वो लिस्ट बनाता है, फिर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, पोस्टल सर्किल्स के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में वैकेंसी अवेलेबल के हिसाब से उसको अलॉटमेंट कर देता है। जिसने प्रेफरेंस नहीं भरी, मान लो 3-4 लोगों ने प्रेफरेंस नहीं भरी है, उनकी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी अवेलेबल होगी, तो पोस्टल सर्किल्स का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो उसके लिए अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ऊपर बैठ रहा होगा, जहां आपकी वैकेंसी होगी वहां अलॉटमेंट कर देगा। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में आपका जो होम स्टेट होता है। अच्छा, ये होम स्टेट किसको कंसीडर करते हैं, आपने एसएससी का फॉर्म भरते समय जो होम स्टेट दिया होगा ना, वो आपका होम स्टेट कंसीडर करेगा। फिर आपके होम स्टेट के पास जो सर्किल्स होंगे, जैसे मान लो यूपी है, यूपी में लखनऊ है, मान लो आप लखनऊ के रहने वाले हैं, और वैकेंसी सर्किल में 3 जगह अवेलेबल है। कहाँ अवेलेबल है, आपका महाराष्ट्र में अवेलेबल है, आपका कर्नाटका में अवेलेबल है, ठीक है, और आपका केरला में अवेलेबल है। तो अगर आप लखनऊ, आप मतलब यूपी आपका होम स्टेट है, यूपी होम स्टेट है, अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं, ये यूपी से ही मान लो, तो अगर 3 जगह है वैकेंसी, अगर आपने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरा है तो कहाँ देगा, तो वो देखेगा कि यूपी से किसकी डिस्टेंस कम है। जिसकी डिस्टेंस कम होगी, मान लो महाराष्ट्र की डिस्टेंस कम है, तो आपका महाराष्ट्र अलॉटमेंट मिल जाएगा। मोस्टली ये रूल फॉलो करता है। जिन्होंने प्रेफरेंस फॉर्म नहीं दिया होता है, भरा नहीं होता है, तो वो उनके होम स्टेट से नियर बाई जितनी कम डिस्टेंस में सर्किल में वैकेंसी होती है वहाँ दे देता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया जिनके फिलहाल तो ऐसा कोई बच्चा है नहीं जो प्रेफरेंस फॉर्म नहीं भरता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो लेने के मूड में नहीं होता है वही नहीं भरते हैं। बच्चा ऐसे सोचते हैं कि मान लो जैसे मैंने नहीं भरा तो मेरी एक सीट बच जाएगी या किसी और कैंडिडेट को मिल जाएगी, नहीं, वो सीट बर्बादी हो जाएगी अगर आपने नहीं लिया, क्योंकि आपका अलॉटमेंट तो हो गए। अच्छा, इसको जो है ना, प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना होता है इस एड्रेस पे। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली 110001। यहाँ पे स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट करना पड़ता है, और उसके ऊपर चाहे आप लिख सकते हैं एनवेलप के ऊपर PASA पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म CGL 2022, और अपना इधर तो उनका एड्रेस लिखना है, फिर इधर या पीछे कहीं भी लिख सकते हो अपना नाम, अपना पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, सब कुछ मेंशन कर देना होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, और ये एक मेल आईडी जनरेट करते हैं, वो कुछ भी बना लेते हैं ऐसे PASA CGL 2022 @India। ये कोई मेल आईडी नहीं है, मैं एक डमी मेल आईडी बना रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे उन्होंने बनाया, ये वो आपको दिखा देंगे किस पे भेजना है। वो ऐसे मेल आईडी दे देंगे, आपको इस मेल आईडी पे भेजना है। मेल आईडी पे आपको क्या क्या भेजना है, प्रेफरेंस फॉर्म भेजना है, और आपका एक आईडी प्रूफ को स्कैन डॉक्यूमेंट लेना, वो भी इसके साथ अटैच करके आपको भेजना है। ये तो उसके बाद नीचे क्या भरना पड़ेगा, आपका सिग्नेचर विद डेट, आपका सिग्नेचर करना है, डेट लिखनी है, आपका नाम लिखना है, आपके फादर का नाम लिखना है, जो मैरिड गर्ल्स हैं उनको हस्बैंड का नाम लिखना है, फिर आपका होम स्टेट, आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ, आपका रोल नंबर, CHSL रैंक। मैंने बताया ना, जब ये प्रेफरेंस फॉर्म निकालेंगे तो एक उस PDF में आप सारे जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनका नाम होगा, उनकी CHSL रैंक होगी, उनकी PSA रैंक होगी, ठीक है, PSA रैंक, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। इतना करने के बाद आपको ये सब
भरने भराने के बाद आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट करना, और मैं तो बोलूँगा दोनों काम करिए, आप स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट भी करिए और मेल पे भेजिए, और लिखा है फिर भी आप दोनों काम करिए। ये तो आपका पोस्टल सर्किल्स के लिए प्रेफरेंस फॉर्म जो आता है वो भरना है और ये भेज देना है। मैंने अपना तरफ से पूरा बता दिया कैसे कैसे क्या करना है, फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, मैं उसका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अलॉटमेंट हो जाता है, अलॉटमेंट होने के बाद आपको सर्किल्स अलॉट हो जाते हैं, जैसे किसी को महाराष्ट्र मिला, किसी को यूपी मिला, किसी को बिहार मिला, मतलब बहुत सारे लोगों को अलग अलग मिल जाता है, ठीक है। ये मिलने के बाद क्या होता है कि आपको जैसे जो सर्किल मिला तो उसकी वेबसाइट पे, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे तो मिलेगा सर्किल्स, मान लो यूपी की वेबसाइट पे, यूपी के देखो एक तो इंडिया पोस्ट की मेन वेबसाइट है, फिर बाकी जितने सर्किल्स हैं उनकी भी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, ठीक है। बाकी आपको इंडिया पोस्ट पे मिल जाएगा। जैसे आपको कर्नाटका सर्किल मिला, फिर कर्नाटका सर्किल क्या करेगा, एक और प्रेफरेंस फॉर्म निकालेगा आपके डिवीजन अलॉटमेंट के लिए, डिवीजन और कैडर अलॉटमेंट के लिए। ये जैसे मैंने एक प्रेफरेंस फॉर्म लिया है, ये मैंने कर्नाटका सर्किल का लिया है, कर्नाटका सर्किल निकाला था, जिन जिन लोगों को कर्नाटका सर्किल मिला था उन लोगों के लिए कैडर और डिवीजन या सर्किल या रीजनल ऑफिस के अलॉटमेंट के लिए ये सेकंड बार आता है, मतलब 2 बार आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेंगे, समझे। तो ये देखो नेम ऑफ द कैडर है, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विस, पोस्टल असिस्टेंट सर्किल ऑफिस एंड रीजनल ऑफिस, ये इनका कोड है PAPO, SARMS, PSCO, RO, SBCO हट चुका है, मैंने आपको पहले बताया था। अब देखो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कैसे बना, जैसे नेम ऑफ द कैडर, इसमें ये आपका पूरा फॉर्म आ जाएगा। ये देखो बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं ना सर हम कैसे चूज करेंगे कि ऐसे पहले लेना है कि PA पहले लेना है, तो नेम ऑफ द कैडर में जैसे आपको ये चाहिए PAPO पहले चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, क्या लिखोगे यहाँ पे, चलो एक अच्छा सा पहले लेते हैं, ये ग्रीन, क्या लिखोगे, पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस, और कैडर आपका क्या होगा, PAPO। उसके बाद अगर आपको कोई ये चाहिए CRO चाहिए तो पोस्टल असिस्टेंट इन सर्किल ऑफिस, पोस्टल असिस्टेंट इन सर्किल ऑफिस, इसका क्या होगा, PACORO, ये कोड है। फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट अगर लेना है, सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SARMS हो जाएगा, SARMS हो जाएगा, ये जैसे इसका कोड दिया गया SARMS हो जाएगा। पोस्टल सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विस, RMS, सॉर्टिंग असिस्टेंट इन RMS, ये आपको भरना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होगा, कैडर प्रेफरेंस हो गया। आप कैडर कौन सा चाहते हो, कि पहले PAPO जाते हो कि PACORO, जिसको चाहिए, किसी को SARMS चाहिए तो SARMS पहले लिख देगा, वो SARMS क्या कर देगा, पहले लिख देगा, मतलब अपने हिसाब से भरना है, ठीक है। ये प्रेफरेंस फॉर्म सबके अलग अलग होते हैं, यूपी कुछ अलग उसका प्रोफार्मा होगा, बिहार का कुछ अलग प्रोफार्मा होगा, ये कर्नाटका का मैंने उठाया, जरूरी नहीं आपको ऐसा ही मिले, ठीक है। ऐसा मसला सर ने ऐसा बता दिया तो ऐसा ही मिलेगा, आपको प्रोफार्मा अलग भी देखने को मिल सकता है। फिर आपको नेम ऑफ द डिविजन्स लिखने हैं, फिर आपको क्या होगा ना, कर्नाटका सर्किल जो मिला ना, फिर आपको उसमें देखने के डिविजन्स कितने हैं, फिर आपको डिविजन्स की प्रेफरेंस देनी। देखो सर्किल और रीजनल ऑफिस अगर किसी को अलॉट हुआ तो उसको तो डिवीजन अलॉट नहीं होगा, उस स्टेट में तो एक ही सर्किल ऑफिस होगा, अगर बड़ा है थोड़ा तो 2-3 रीजनल ऑफिस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको सर्किल और रीजनल ऑफिस मिलेगा, ठीक है। सर्किल टू रीजनल, रीजनल टू सर्किल, रोटेशनल ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इनके लिए तो डिवीजन नहीं है, फिर डिवीजन इनके लिए 2 लोगों के लिए होगा, फिर आपको वहां जितने भी डिवीजन हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। जैसे आपको यूपी मिला, हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में बहुत सारे डिवीजन है, गाजियाबाद डिवीजन है, बरेली डिवीजन है, हरदोई डिवीजन है, लखनऊ GPO डिवीजन है, कानपुर सिटी डिवीजन है, ये सारे आपको डिवीजन्स भर देने हैं, ठीक है। ये SARMS के लिए भी आपको डिवीजन भरने, ये PAPO के लिए डिवीजन्स हो गए, ये किसके लिए हो गए, SARMS के लिए डिवीजन्स हो गए, ठीक है। फिर ये भी आपको क्या करना है, मेल के थ्रू भेज देना है, मेल के थ्रू भेज दीजिए, और वो कोई अगर एड्रेस देंगे तो उस एड्रेस पे भेज दीजिएगा। ये मैंने बताया आपको कैसे भेजना है, मेल के थ्रू, एड्रेस के थ्रू। और मेल का जो सब्जेक्ट होता है ना, मेल का सब्जेक्ट मैं बता दूं क्या होता है, मेल का सब्जेक्ट वैसे भी क्लियर कर देंगे, अगर नहीं भी क्लियर करते तो मैं बता दूं, आपका SSC का रोल नंबर, मान लो SSC का रोल नंबर कितना है, 1 2 3 4, और आपका नेम, आपका नाम अगर चिंकू है तो आपका जो मेल का सब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 और चिंकू, ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4 और चिंकू। मैं आपको एक बार और क्लियर कर दूं, जो रिजर्व कैंडिडेट जो SC ST और OBC या EWS वाले UR में सेलेक्ट हुए, उनका अलॉटमेंट UR के हिसाब से ही होगा, उनकी कैटेगरी के हिसाब से नहीं होगा, ये बात आपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। और फिर ये तो आपको पता चल गया, ये आपको फिर भेज देना है कहाँ पे,
उसकी उनके मेल पे। बाकी इसमें आपको नीचे क्या करना पड़ेगा, सिग्नेचर करनी, वही सेम नेम, फिर स्टेट नेम, फादर मदर हस्बैंड नेम, स्टेट, डेट ऑफ बर्थ इसमें, ठीक है, और रोल नंबर, आपका एसएससी का CHSL रैंक, आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको कुछ भेजेंगे ना तो परमानेंट एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट भरना है, जो आपका वो फ्लैट नंबर या घर नंबर, गली नंबर जो आसानी से पोस्टमैन पहुंच जाए, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है आपको फॉलो करने होते हैं, और ये आपको क्या करना होता है, उनके मेल पे रजिस्टर पोस्ट पे भेज देना होता है। फिर वो अलॉटमेंट निकालते हैं, फिर आपको डिवीजन यूनिट मिलता है। डिवीजन यूनिट मिलने के बाद आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं। मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो, नहीं ठीक हो पा रही हो, अपने साथ में एफिडेविट लिए जाना। इस बार एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा रहा है, डिपार्टमेंट करा रहा है, उसको कोई भी त्रुटि मिली वो बाहर कर देगा, आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। एसएससी ऑप्शन दे देता है इतने दिन में ठीक करा लो। किसी के डिस्क्रिपेंसी डॉक्यूमेंट में हो, कुछ भी हो, उसके साथ उसका एफिडेविट बनवा के ले जाएं, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आज ही मेरे कैंडिडेट से बात हुई थी, मैंने उसको बताया कि एफिडेविट बनवा लो, उसके कुछ नेम में प्रॉब्लम थी। तो ये तो पूरी प्रोसेस हो गई किसकी, प्रेफरेंस फॉर्म में। पहले आपको सर्किल का प्रेफरेंस फॉर्म आएगा, सर्किल अलॉटमेंट होने के बाद आपको आपका जो सर्किल मिला फिर वो प्रेफरेंस फॉर्म निकालेगा आपका डिविजन्स अलॉटमेंट के लिए, PAPO, CORO और SARMS, SBCO मर्ज हो चुका है। तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने बहुत जगह अपनी मेल ID प्रोवाइड कराई है, विनायक मिश्रा 552@gmail.com राइटिंग बहुत गंदी है मेरी। इस पे भी आप मुझे कोई भी मेल करके अपनी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। मैं जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं करा लूँगा तब तक आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा और आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस दूंगा। आपका सर्किल प्रेफरेंस करने में आपको ऐसा मतलब प्रेफरेंस ऐसा चूज़ कराऊंगा जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको शॉर्ट एंड डिस्टेंस मिले, सैलरी भी अच्छी मिले। दूर जा रहे हैं, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट में, ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करूंगा जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।